दोस्तों, करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईएएस बाबा का जो दिसंबर महीने का जो पीडीएफ है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी 1-2 वीडियो बनाए गए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। चूँकि पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, लगभग 150 से ज़्यादा पेजेस का है, तो इसको बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, नोट्स मत बनाइएगा। पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाई कोई समस्या हो तो मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज फटाफट हम कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। पहला है जीरो एफआईआर। देखिए एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कोई घटना घटती है तो उसके बाद पुलिस जो सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करती है उसे एफआईआर कहते हैं। अच्छा, अब क्या है, जीरो एफआईआर की बात होती है तो जीरो एफआईआर का मतलब क्या है? अमूमन क्या होता है, जिस थाना क्षेत्र में कोई घटना घटती है, मान लो कोई थाना क्षेत्र है, वहाँ पर कोई अगर मालूम मर्डर होता है या कोई ऐसा कुछ चीज़ होती है, तो जो जिस थाना क्षेत्र में घटना घटी है वहीं के जो थाने पे आप एफआईआर लिख सकते हो। लेकिन ज़ीरो एफआईआर का मतलब होता है कि आप घटना कहीं पर भी हो लेकिन आप अपनी जो रिपोर्ट है वो लिखवा सकते हो। तो जो एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें जो नंबर चढ़ता है तो उसको ज़ीरो कर देते हैं, मतलब कि घटना कहीं और घटी है लेकिन एफआईआर कहीं और अपने किसी थाना क्षेत्र में डाल दिया गया, तो ज़ीरो एफआईआर इसे बोलते हैं। ठीक, ये आया है मुद्दा जो तेलंगाना की जो वेटरनरी डॉक्टर थी जिनका रेप और बाद में मर्डर हुआ था, उसके बाद से ये ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट को और आग लग, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा और पुश मिला है। पहले इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते थे, लेकिन ललिता कुमारी और गवर्नमेंट ऑफ यूपी वाला केस में भी इस बात हुई थी कि जो एफआईआर है उसे दर्ज करने में पुलिस थोड़ा सा हिचकिचाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो एफआईआर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च हुआ है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले समझिए कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, जो गुड गवर्नेंस डे होता है हमारा देश का होता है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है और उसी के हिसाब से गुड गवर्नेंस इंडेक्स दिया गया, जिसमें हमारे जितने भी स्टेट्स हैं और यूटी हैं उनको 10 सेक्टर्स में 10 सेक्टर्स के एक रैंकिंग दी गई है कि भाई कौन सा स्टेट गवर्नेंस में कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इसमें कैटेगरी कर दिया गया, 3 कैटेगरी कर दी गई। पहला कैटेगरी की उन्होंने आपका बड़े स्टेट्स, फिर बाद में कुछ फिर छोटे स्टेट्स हैं जो हिली स्टेट्स कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, और तीसरे में यूटी है। तो जो इंडेक्स के हिसाब से जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु नंबर 1 है गुड गवर्नेंस में, तमिलनाडु नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 है। तो याद रखिएगा, ऑल ओवर बड़े स्टेट्स में तमिलनाडु और महाराष्ट्र नंबर 1 एंड 2 हैं गुड गवर्नेंस के ऊपर। और अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नंबर 1 पे हमारा है हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है और बाद में सेकंड नंबर उत्तराखंड है। अगर इकोनॉमिक की बात करते हैं अगर कि इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसा है, तो इकोनॉमिक गवर्नेंस में नंबर 1 में हमारा है कर्नाटक। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो तमिलनाडु नंबर 1 है। अगर हिली स्टेशन की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है, और अगर इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात करते हैं तो कर्नाटक नंबर 1 है। तो इसको ढंग से आप समझ लीजिएगा इसके अंदर। ये वही सब बात की हमने। अब गुड गवर्नेंस में देखिए क्या क्या आता है। इफेक्टिवनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, कॉन्शियस ओरिएंटेड है, पार्टिसिपेटरी है, इंक्लूसिवनेस है, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ है। तो ये सब गुड गवर्नेंस के आपके कैटेगरी थे। ये थोड़ा मेंस में ज़्यादा आप पूछा आएगा, लेकिन प्री में आप जो मैंने रैंकिंग बताई बस उसको कर लीजिएगा। 10 सेक्टर कौन कौन से, ज़्यादा कुछ होगा तो सेक्टर्स हो सकते हैं। तो 10 सेक्टर बड़े हैं, तो 10 सेक्टर में कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जो खेती बाड़ी वाला होता है उसमें कृषि और उसके जो कृषि से जुड़े हुए जो सेक्टर्स होते हैं उसको जोड़ा गया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बोला कि भाई जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो पैरामीटर्स थे उसमें से कौन सा नहीं था, और उन्होंने डाल दिया स्पोर्ट्स या लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो चलो नहीं है, लेकिन आपका जुडिशल एंड पब्लिक सिक्योरिटी है। तो ये समझना है आपको, 10 जो हैं इसको समझना है। तो पहले तो रैंकिंग समझ लेना है, दूसरा नंबर पे जो 10 पैरामीटर से 10 सेक्टर से कौन कौन से थे उसको समझना है। डिफेमेशन केस, देखिए मानहानि का जो केस आता है, डिफेमेशन केस कहते हैं इसको। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो गूगल है, फेसबुक है, ये लोग तो ऑपरेटर्स हैं। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए या कोई और मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किसी को मानहानि करते हैं या किसी को गाली गलौज करेंगे या किसी की जो इज्जत है उसको टार्निश करने यानी कि बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या था कि 2009 से पहले ये बोला गया था, 27 अक्टूबर 2009 से पहले ये बोला गया कि भाई अगर फेसबुक या यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया पे अगर मानहानि का दावा पेश किया जा रहा है, मतलब किसी एक व्यक्ति ने किसी की इमेज ख़राब करी और फिर दूसरे बंदे ने उसको मानहानि किया है, तो इसके ऊपर जो ऑपरेटर है वो भी जिम्मेदार होगा। लेकिन 27 अक्टूबर 2009 के में एक कानून पास होता है जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट ऑफ 2000 ये पास होता है। और इसमें सेक्शन 79 जो है, सेक्शन 79 ऑफ 2000 एक्ट, इसमें ये बोला गया है कि ऐसे केसेस में जो फेसबुक होगा या यूट्यूब होगा ये सब जिम्मेदार नहीं होंगे। तो एक तरह से ब्लैंकेट एक डिफेंस दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीच में इन्वॉल्व होकर बोला कि ठीक है आपने कानून तो बना दिया है, लेकिन जो इंटरमीडिएट्स हैं, जितने अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनका डिफामेशन केस से आप बच नहीं सकते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ पूरा है। अच्छा, डिफामेशन केस भी देखिए दो तरह का होता है, एक सिविल डिफामेशन केस होता है और एक होता है क्रिमिनल डिफामेशन केस होता है। सिविल का मतलब होता है, सिविल में देखिए क्या होता है कि किसी अगर सिविल मानहानि अगर कहते हैं सिविल मानहानि केस दायर होता है तो उसमें आपको फ़ाइन देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, फ़ाइन देना पड़ता है। लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन केस में आपको जेल हो सकती है, 2 साल की जेल हो सकती है, साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है आपको। ठीक है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस स्कीम, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि आप घर बैठो, आपको हम जो पब्लिक सर्विस जो स्कीम पब्लिक सेक्टर की जो भी सर्विसेज हैं उसको घर हम पहुंचा देंगे, आपके डोर स्टेप पहुंचाएंगे। और इसके लिए बस आपको 1076 एक फ़ोन नंबर दिया है, 1076 वहाँ पे कॉल करना है और अपनी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि राशन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब चीज़ें आपके घर पे आपको आ जाएंगी। तो ये 1076 को फ़ोन करना है आपको और लगभग 100 गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो आपके डोर स्टेप आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आ रहा है, केजरीवाल जी ने पहले इसको जब आज से 6-8 महीने 10 महीना पहले इसको इम्प्लीमेंट करने की बोला था, तो जब प्रपोजल दिया तो गवर्नर साहब थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे LG साहब हैं दिल्ली के, उन्होंने इस फाइल को मना कर दिया। बोला कि इससे पॉल्यूशन फैलेगा, क्योंकि जो सरकार जो बंदे रखेगी इसे डिलीवरी देने के लिए, उनके गाड़ी चलाने से पोल्यूशन फैल सकता है। तो दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन फैलाने की चिंता थी LG साहब को। लेकिन चलिए, इलेक्शंस ख़त्म हो गए, उसके बाद LG साहब ने साइन कर दिया और ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैराथन केरलम, देखिए मैराथन केरलम क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर केरल में जितने भी फिज़िकल और नेचुरल एसेट्स हैं, मतलब कोई बिल्डिंग हो गई, कोई नेचुरल साइट हो गई, कुछ फॉरेस्ट रिजर्व हो गया, ऐसे इस तरह की चीज़ होती है, कुछ भी है, उन सबको मैप के माध्यम से इंडिकेट किया जा रहा है। हर चीज़ को मैप पे लाया जा रहा है और ओपन सोर्स है, पब्लिक इस पर खुद ही पार्टिसिपेट कर रही है, इस पर इन्वॉल्व हो रही है और उसको मैराथन केरलम कहा गया है। नो स्टेट वाइज माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन, देखिए हमारे देश में माइनॉरिटीज़ 2 तरह की होती हैं, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। 2 तरह की माइनॉरिटीज़ हैं, संविधान में 2 तरह की माइनॉरिटीज़ बोला गया और ये कई बार सवाल पूछा जाता है। अच्छा, अब एक बीच में एक बात उठी कि भाई ठीक है, जहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, इस तरह के। तो लगभग 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू जो लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो एक पिटीशन डाली गई कोर्ट में, बोला गया कि भाई ये जो हिंदू ऐसे स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इनके प्रोटेक्शन की बात कही जाए, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए, जैसे मुस्लिम्स को बाकी स्टेट से प्रोटेक्शन मिलता है वैसा मिलना चाहिए। अच्छा, अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, सुप्रीम वहाँ पर 2 आर्टिकल्स आते हैं, एक आर्टिकल 29 आता है और आर्टिकल 30 आता है। तो आर्टिकल 29 जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो माइनॉरिटी होगा चाहे भाषा के आधार पर चाहे धर्म के आधार पर, अगर वो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो वो अपना कोई इंस्टीट्यूट बना सकता है और वहाँ पर
उसको हक है कि वो इंस्टीट्यूट को चलाए उसको एडमिशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो जब हिंदू लोग जो हिंदू धर्म के लोग जो इन 8 स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इनकी जब राइट्स की बात आती है, आई बात और बोला गया कि इनको भी इस तरह का राइट्स दिया जाए और इनको भी हिंदू स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट खोलने की बात की जाए और उसको मैनेजमेंट करने की बात कही गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, बोला कि देखिए हमारे देश में जो स्टेट्स बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं, ना कि धर्म के आधार पर बने हैं। जितने भी स्टेट्स बने हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तमिलनाडु बाद में मेघालय हो, आपका आसाम हो, आपका तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, ये सब भाषा के आधार पर बने हैं, ना कि धर्म के आधार पर बने हैं, ठीक है। तो धर्म के आधार पे जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो जो धर्म का माइनॉरिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो वो पैन इंडिया कॉन्सेप्ट है, ना कि स्टेट वाइज कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हम ये देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कौन माइनॉरिटी में है, कौन मेजॉरिटी में है, ना कि हम ये देखेंगे कि हमारे स्टेट में कौन माइनॉरिटी में है, कौन इसमें है, या कौन सी हमारे गाँव, हमारे मोहल्ले में कौन माइनॉरिटी है, कौन मेजॉरिटी में। तो इस चीज़ को मना कर दिया है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में आता है। इंक्रीज़ ऑफ लोकसभा सीट्स। अब देखिए लोकसभा सीट्स के बारे में मसला यह है कि लगभग 545 सीटें लोकसभा की हैं, ठीक है। अच्छा, प्रणब मुखर्जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने बोला कि जो 545 सीटें हैं, ये 545 नहीं होनी चाहिए, सब बढ़ के 1000 करनी चाहिए। 1000 क्यों करना चाहिए कि 1979 में आखिरी बार भारत की जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसकी सीटें बढ़ाई गई थी 1977 में 1977 में बढ़ाई गई थी। उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी। आज 1977 के बाद लगभग 50 साल हो चुके हैं, आज हमारे देश की संख्या 135 करोड़ है। तो जो 545 हमारे एमपी थे वो 33-35 करोड़ के हिसाब से थे, 55 करोड़ के हिसाब से थे। लेकिन आज जब 135 करोड़ हो चुके हैं, तो जो एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ये सब हम लोग मेंस में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, GIMS, देखिए ये क्या है। गवर्नमेंट ने एक अपना ही व्हाट्सएप बना दिया है। मतलब जैसे व्हाट्सएप था ही, उन्होंने कहा कि नहीं हम विदेशी कंपनी में भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बात चल रही थी कि जो चैट हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या जो वॉइस मैसेज हम यूज़ करते हैं, या हम जो फ़ोन कॉल यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे, तो ये सब इन पे सेंध लग सकती है, इनका डेटा हैक हो सकता है, और हुआ भी था बीच में। तो थोड़ा सिक्योरिटी अपने हाथ में रखने के लिए इंडिया की सरकारी जो है वो GIMS, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग इंडेक्स, खुद एक तरह का व्हाट्सएप बनाया है, और इसमें सभी तरह के सरकारी काम इस पर कराए जाते हैं। GST कॉम्पनसेशन, देखिए GST के साथ क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST बोला जाता है, और GST समझते हैं कि GST जो काउंसिल है, देखिए GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 279A में आती है। GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 279A में आती है, ठीक है, और इसके तहत ही जो हमारे देश में GST है वो इम्प्लीमेंट होता है। अभी चूँकि बीच में पिछले साल GST के कलेक्शन में बहुत कमी आई थी, तो GST काउंसिल ने जो स्टेट्स अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे GST की वजह से या जो भी था, तो उनको कॉम्पेंसेशन देने की बात की है, उनको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।